हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोगों का केमिस्ट्री बाय पीसी सर पर। आज हम लोग विलेन का वन शॉट देखने वाले, शुरू से लेके अंतिम तक पूरा वन शॉट देखेंगे और प्रयास रहेगा कि इसी चैप्टर में बहुत सारी बातों को याद कर लिया जाए। पूरा लेक्चर देखने के बाद यकीन मानिए कि आपको फिर दोबारा आपको विलेन में से कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। बस एक बार पूरे वीडियो को खत्म कर दीजिए, फिर यकीन मानिएगा, लेकिन ईमानदारी के साथ पूरा वीडियो खत्म कर दीजिए। यकीन दिलाता हूं कि 80% चीजें इसी वीडियो से आपको याद करवा दूंगा। 80% चीजें याद करवा दूंगा। सब कुछ इसमें डिस्कस करने वाले हैं, सब कुछ बताएंगे, पूरा याद करवाएंगे। साथ साथ 1 से 1.5 घंटा 2 घंटे में ये आपका जो है लेक्चर खत्म हो जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तक हम लोग पढ़ेंगे, पूरा का पूरा लेक्चर, इसमें कुछ छूटेगा नहीं, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बेसिक देख लेते हैं कि क्या होता है ना। सोल्यूशन किसे कहते हैं, सोल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, इन 3 बातों को आज हम लोग पढ़ने वाले। सबसे पहले बेसिक से स्ट्रॉन्ग करेंगे, बेसिक से शुरुआत करेंगे, ताकि बेसिक से ही सब कुछ आगे बढ़ जाए। हमारा बेसिक नहीं स्ट्रांग होगा तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी, है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं विलेन की। विलेन क्या होता है? विलेन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। ध्यान से सुनिए, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? विलेन कहलाता है ना। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं? विलेन कहते हैं। जैसे मान लीजिए क्या लिया जाए, शुगर लिया जाए, है ना। क्या लिया जाए? शुगर लिया जाए, और क्या लिया जाए? वाटर लिया जाए। शुगर और वाटर लिया जाए, और इन दोनों के मिश्रण को हम लोग क्या कहेंगे? इन दोनों के मिश्रण को हम लोग क्या कहेंगे? इन दोनों के मिश्रण को हम लोग कहेंगे विलेन। अच्छा, समांगी मिश्रण का मतलब क्या है ना, कुछ लोग नहीं जान पा रहे हैं। समांगी मिश्रण का मतलब क्या, कि एक दूसरे को ऐसे मिलाइए कि पूर्ण रूप से घुल जाए। जब वो एक दूसरे में पूर्ण रूप से घुल जाएंगे तो उनको होमोजीनस मिक्सचर या समांगी मिश्रण कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? होमोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस मिक्सचर कहा जाएगा। ऐसे विलेन को हम लोग क्या कहते हैं? होमोजीनस मिक्सचर कहते हैं। बताइए कोई दिक्कत है इसको समझने में? अच्छा, इसमें 2 चीजें हैं। एक तो मैंने कहा चीनी है, दूसरा मैंने कहा पानी है ना। दूसरा मैंने कहा पानी है। चीनी पानी में घुलेगा, तो जो घुलेगा उसको हम लोग विलेय कहेंगे। जो घुलेगा उसको क्या कहा जाएगा? उसको विलेय कहा जाएगा। जो घोलने का काम करेगा उसको विलायक कहा जाएगा। जिसको क्या कहा जाएगा? विलायक कहा जाएगा। जो पदार्थ घुलता है उस पदार्थ को विलेय कहते हैं। जो पदार्थ घोलने का काम करता है, विलेय को घोलने का काम करेगा, उसको क्या कहेंगे? उसको विलायक कहेंगे। जैसे चीनी और पानी में हमारा चीनी क्या है? चीनी हमारा विलय है और पानी हमारा विलायक है। चीनी हमारा विलय है और पानी हमारा क्या है? विलायक है। तो बताइए इन 3 बातों को समझने में कोई दिक्कत? विलयन क्या है? 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है, ठीक है। विलय क्या है? जो घुलता है उसको विलय कहते हैं, जो घोलने का काम करता है उसको विलायक कहते हैं। बताइए इतनी बात क्लियर हुई? आगे बढ़ते हैं। बात करें टाइप्स ऑफ सोल्यूशन की, तो बहुत टाइप्स के सोल्यूशन होते हैं। सारे टाइप्स का डिस्कशन करेंगे और याद करवाने का प्रयास करेंगे कि आपको इसी क्लास में क्या हो जाए, याद हो जाए, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ सैचुरेशन, सैचुरेशन क्या था? आधार पर हम लोग विलेन को 3 भागों में, 4 भागों में मोस्टली ये मान के चलिए कि ये 4 टाइप्स हो गए। इसी प्रकार 9 टाइप्स और आएंगे। 2 टाइप्स हम लोग तनु विलेन, सांद्र विलेन, ये भी पढ़ेंगे, है ना। ये तो हमारा हो गया वास्तविक विलेन। क्या हो गया? वास्तविक विलेन क्या होता है ये भी पूछा जाता है आपसे, कि वास्तविक विलेन किसे कहते हैं, ठीक है। फिर हमारा हो जाएगा सैचुरेटेड का मतलब हो गया संतृप्त विलेन किसे कहते हैं। संतृप्त विलेन क्या होता है इसको भी अभी डिस्कस करेंगे। फिर अनसैचुरेटेड का मतलब हो गया असंतृप्त विलेन क्या होता है, असंतृप्त विलेन, ठीक है। असंतृप्त विलेन, इस क्रमांक को मत देखिएगा आप लोग, इसको इग्नोर करिए, ठीक है। उसके बाद अतिसंतृप्त विलेन, क्या? अतिसंतृप्त विलेन क्या होता है, ठीक है। अतिसंतृप्त विलेन क्या होता है, बहुत ध्यान से समझिएगा, इसी क्लास में याद करवाएंगे। अब अभी आपको याद हो जाएगा, अभी आपको याद हो जाएगा। तो देखिए ऐसा विलेन, ध्यान से बोलना, वास्तविक विलेन के बारे में अगर कहा जाए तो आप क्या बोलेंगे कि ऐसा विलेन, है ना, ऐसा विलेन, ऐसा विलेन, ठीक है। ऐसा विलेन जिसमें कणों का आकार, जिसमें कणों का आकार, जिसमें कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है, ठीक है। आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है। क्या होता है? कम होता है। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वास्तविक विलेन। बताइए याद हुआ कि नहीं याद हुआ? ऐसा विलेन जिसमें कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है उसे वास्तविक विलेन कहते हैं। ट्रू सोल्यूशन कहा जाता है ना, ट्रू सोल्यूशन कहा जाता है, ठीक है। तो आपको ये याद हुआ कि नहीं याद हुआ? बताइए याद हुआ कि नहीं याद हुआ? इसके बाद आता है संतृप्त विलेन। अब इसको हम देख लेते हैं कि अलग ही पेज पे देख लेते हैं ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। अलग पेज पे देख लेते हैं। चलिए
यहाँ पे मैंने कहा वास्तविक विलयन एक होता है, एक हमारा वास्तविक विलयन होता है, ठीक है। ये मैंने बता दिया कि इसमें जो है कणों का जो आकार होता है, कणों का जो आकार होता है वो 1 नैनोमीटर से कम होता है, कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है, ठीक है। समझ में आ गया सर, आगे बढ़िए। हो गया, कितनी बार वही बात बोलेंगे। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला हमने कहा संतृप्त विलयन क्या होता है, ठीक है। संतृप्त विलयन क्या होता है, इसको एक डायग्राम बनाकर देखेंगे, ठीक है। 1 मिनट राइटिंग में खा थोड़ा सा। संतृप्त विलयन क्या होता है, ठीक है। तो एक पहले हम लोग फिगर के माध्यम से समझते हैं या इसी बॉटल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। बॉटल हमारे पास रखा हुआ है छोटा सा, इसी के माध्यम से एक समझने का प्रयास करेंगे, है ना, कि हमारा क्या होता है संतृप्त विलयन, या ऐसे ही इसमें ही बना देते हैं ताकि आपके समझ में आ जाए, चीजें आपके समझ में आ जाए। जैसे मान लीजिए मैं एक विलयन तैयार करना चाहता हूं, मैं एक विलयन तैयार करना चाहता हूं जिसमें मैंने यहां तक पानी भर रखी है, यहां तक क्या भर रखी है, पानी, यहां तक क्या है, पानी है, ठीक है। पानी का मतलब ये सॉल्वेंट है, ये विलायक है, क्या है, विलायक है। पानी का मतलब ये क्या है, विलायक है। अब मैं यहाँ पे चीनी डालना चाहता हूँ, यहाँ पे क्या डालना चाहता हूँ, चीनी डालना चाहता हूँ, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे मैं चीनी डालना चाहता हूँ, तो चीनी मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ, चीनी घुलेगा भी, चीनी क्या होगा, घुलेगा भी। हाँ सर, इसमें नई बात क्या है, इसमें नई बात तो कुछ नहीं बताया, चीनी तो घुलबे करेगा। तो चीनी जब तक घुलेगा, ध्यान सुनिएगा, आप चीनी डाल रहे हैं यहाँ तक घुलेगा घुलेगा घुलेगा, इसमें घोलते रहेंगे घोलते रहेंगे घोलते रहेंगे, लेकिन लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि चीनी और पानी घुलना बंद हो जाएगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि चीनी और पानी घुलना बंद हो जाएगा। तो इस वाले पॉइंट को जहां पर चीनी और पानी का सांद्रता समान हो गया और ज्यादा विलय, ये चीनी क्या था, विलय था ना, चीनी क्या था, विलय, है ना, मतलब और ज्यादा विलय नहीं घुल सकता। बात सही है कि नहीं, और ज्यादा विलय नहीं घुल सकता, विलय नहीं घुल सकता, घुल सकता। तो ऐसे विलयन को क्या कहेंगे, घुल सकता है, ऐसे विलयन को संतृप्त विलयन कहेंगे, है ना। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ऐसा विलयन जिसमें विलय की अधिकतम मात्रा उपस्थित हो। अगर परिभाषा बोलना हो तो क्या बोलेंगे, ऐसा विलयन, ऐसा विलयन जिसमें विलय की अधिकतम मात्रा, विलयन की सॉरी 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 ऐसा विलयन जिसमें जिसमें विलय की अधिकतम मात्रा, विलय की अधिकतम मात्रा उपस्थित हो, मतलब उससे ज्यादा विलय ना, उसमें जो है चीनी उससे ज्यादा ना घुले, उससे ज्यादा एक टाइम तो ही करेगा जिसके बाद चीनी घुलना बंद हो जाएगा। अधिकतम मात्रा विलय हो, है ना, या अधिकतम मात्रा घुला हो, ठीक है, अधिकतम मात्रा घुला हो, उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे संतृप्त विलयन। उसे क्या कहा जाएगा, संतृप्त विलयन। अब एक बात और समझिए, तीनों बातों को यही मैं समझा देता हूं, आप खुद चिल्ला के कहेंगे सर मुझे याद हो गया। कैसे याद हो गया, कि जब तक यहाँ चीनी घुल रहा था, ये पीला वाला मान लीजिए चीनी है, जब तक यहाँ चीनी घुल रहा था, यहां तक नहीं पहुंचा था जहां घुलना बंद हो गया था, तब तक इस वाले सोल्यूशन को जब तक घुल रहा था उसको कहा जाएगा असंतृप्त विलयन। क्या कहा जाएगा, असंतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन कहा जाएगा। इसका मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब तक जो है विलयन संतृप्तता तक नहीं पहुंच जाएगा, सैचुरेशन तक नहीं पहुंच जाएगा, तब तक हम लोग उस विलयन को क्या कहेंगे, असंतृप्त विलयन कहेंगे। तब तक उस विलयन को क्या कहा जाएगा, असंतृप्त विलयन कहा जाएगा। जब तक चीनी घुलेगा तब तक उसको असंतृप्त विलयन कहेंगे। सर ठीक है, समझ में आ गई बात, ये बात समझ में आ गई। अब ये बताइए कि एक हमारा असंतृप्त था, एक संतृप्त था, एक अतिसंतृप्त था। क्या था, अतिसंतृप्त, ठीक है, अतिसंतृप्त विलयन। तो ये क्या होता है, इसको भी समझा दीजिए, लगे हाथ आप। तो इसको समझिए, अतिसंतृप्त का मतलब हो गया कि संतृप्त से ज्यादा, मतलब कि और ज्यादा चीनी करो, नहीं हम और डालेंगे, और डालेंगे, तो डालो, कौन मना कर रहा है, चीनी और डालो। तो चीनी यहाँ जो है घुलना एकदम बंद हो जाएगा। जब चीनी और ज्यादा आप डालेंगे तो चीनी क्या होगा, घुलना बंद हो जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा उपस्थित हो चीनी की। तो ऐसे विलयन को हम लोग क्या कहेंगे, ऐसे विलयन को हम लोग कहेंगे अतिसंतृप्त विलयन। बताइए किसे समझ में नहीं आया, समझ में ना आया हो तो पैसा वापस कर देंगे, तत्काल पैसा वापस कर देंगे आपके डाटा का। बताइए, अगर चीनी और पानी घोल रहे हैं तो चीनी जब तक घुलेगा, जहां पे घुलना बंद, उस वाले पॉइंट को हम लोग संतृप्त विलयन कहेंगे। उस विलयन को जब तक घुलेगा उसको असंतृप्त विलयन कहेंगे,
जब घुलने जहां पे बंद हो गया उससे ज्यादा भी विलय की मात्रा उपस्थित है तो उसको अति संतृप्त विलयन कहा जाएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? एक बार बताइए कमेंट में, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो यही बात हमको यहां बतानी थी। क्या बताना था कि निश्चित, याद रखिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होता है कि निश्चित ताप पर और अधिक विलय नहीं घोला जा सकता। क्या बताया मैंने कि और ज्यादा विलय नहीं घुलेगा, वहां पे वो विलय जो है क्या हो जाएगा, वहां पे एक कांस्टेंट हो जाएगा, उसके बाद विलय उसमें नहीं घुलेगा। ठीक है, फिर मैंने क्या कहा कि असंतृप्त में क्या होगा, असंतृप्त में क्या होगा, असंतृप्त में हमारा होगा और अधिक विलय घोला जा सकता है। जब तक घुलेगा, मतलब आप घोलते रहो घोलते रहो घोलते रहो, जब घुलना बंद हो जाएगा उसके नीचे वाले को हम लोग क्या कहेंगे, असंतृप्त विलयन कहेंगे। ठीक है, फिर सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है कि संतृप्त विलयन संतृप्त से अधिक विलय, मतलब ऐसा विलयन जिसमें संतृप्त से अधिक विलय उपस्थित होता है उसको अति संतृप्त विलयन कहते हैं। बताइए तीनों बातें समझ में आई कि नहीं है? तीनों बातें समझ में आई? यहीं पे जो है 2-3 बातें और समझ लेते हैं, इसी में 2-3 बातें और समझ लेते हैं। देखिए एक हमारा होता है तनु विलयन, एक हमारा क्या होता है तनु विलयन, ठीक है, एक हमारा होता है सांद्र विलयन। इन तो एक हमारा हो गया तनु विलयन, एक हमारा हो गया सांद्र विलयन, एक हो गया हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन, एक हो गया हमारा कंसंट्रेटेड। चारों के बाद ये 2 और हमको पढ़ने हैं, इसके बाद मैं और भी बताऊंगा, है ना, सभी विलयन के टाइप्स बताऊंगा, सबको रटा भी दूंगा। देखिए इसमें अगर हमको डाइल्यूट सॉल्यूशन के बारे में पूछा जाए तो क्या बोलेंगे, ऐसा विलयन, ऐसा विलयन, ऐसा विलयन, ठीक है, ऐसा विलयन जिसमें क्या हो, जिसमें विलय की मात्रा अधिक हो, जिसमें विलय की मात्रा अधिक हो, सॉरी जिसमें विलायक तन पूछा है ना, जिसमें विलायक की मात्रा अधिक हो, विलायक की मात्रा अधिक हो, विलायक की मात्रा अधिक हो, ठीक है, विलायक की मात्रा क्या हो, अधिक हो, उसे तनु विलयन कहेंगे। अभी मैं एग्जांपल समझाता हूं, अभी एग्जांपल समझाऊंगा, खुद कहोगे सर हाँ हो गया, मजा आ गया। ठीक है, सांद्र विलयन में क्या होगा कि ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा कम हो, ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा ज्यादा हो, सॉरी, ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा क्या हो, ज्यादा हो, ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा ज्यादा हो, जिसमें विलय की मात्रा ज्यादा हो, विलय की मात्रा क्या हो, ज्यादा हो, ठीक है, मात्रा ज्यादा हो। जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा शरबत, है ना, क्या देखा होगा, शरबत। तो ये जो शरबत है, ये शरबत हमारा किस टाइप का विलयन है, ये हमारा तनु विलयन है, क्योंकि इसमें चीनी कम पानी ज्यादा, चीनी कम पानी ज्यादा, है ना, डायलॉग हो गया, चीनी कम पानी ज्यादा, चीनी कम पानी ज्यादा। सांद्र विलयन में क्या होगा, अब जैसे इसमें चाशनी बनाया जाए, जैसे मान लीजिए चाशनी बनाया जाए, ठीक है, तो चाशनी में क्या होगा, चाशनी में आपका क्या होगा कि इसमें चीनी थोड़ा ज्यादा होता है, पानी से चीनी की मात्रा थोड़ी ज्यादा होती है ना, पानी से थोड़ी सी चीनी की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, तो चीनी ज्यादा होने की, विलय ज्यादा होने की वजह से इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा सांद्र विलयन, इसको क्या कहा जाएगा, सांद्र विलयन। तो ऐसा विलयन जिसमें विलायक की मात्रा अधिक हो उसको क्या कहा जाएगा, तनु विलयन कहा जाएगा, उसको डाइल्यूट सॉल्यूशन कहेंगे। और ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा ज्यादा उसको जो है सांद्र विलयन कहा जाएगा। आई होप ये बातें आपको क्लियर हो गई हूँ, आई होप ये बातें आपको क्लियर हो गई हूँ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसी में। और हमारा 3 प्रकार का विलयन होता है, एक होता है ठोस विलयन, एक हमारा क्या होता है ठोस विलयन, ठीक है, सॉलिड सॉल्यूशन भी होता है, एक हमारा होता है लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है, सॉलिड सॉल्यूशन हो गया। और एक हमारा हो गया लिक्विड सॉल्यूशन, द्रव विलयन, द्रव विलयन हो गया, द्रव विलयन हो गया। एक हमारा होता है गैसियस सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन, ठीक है, गैसीय विलयन, क्या हो गया, गैसीय विलयन, ठीक है, क्या हो गया, गैसीय विलयन हो गया। तो 3 और प्रकार के हमें विलयन पढ़ना है, 3 और प्रकार के हमें विलयन पढ़ना। ये किसके आधार पर बताए जा रहे हैं, ये विलय और विलायक की मात्रा के आधार पर, है ना, विलय और विलायक की मात्रा के आधार पर ये बताया जा रहा है कि कौन सा हमारा सांद्र विलयन होगा, कौन सा हमारा तनु विलयन होगा। ये सारी बातें विलय और विलायक की मात्रा के आधार पे हैं। तो हमने अभी तक जो जितने भी पढ़े हैं उसमें हमको अब ये पढ़ना है तनु विलयन और सांद्र विलयन हमारा क्या होता है, ठीक है। तो चलिए, अच्छा इनके 9 टाइप बनेंगे, इनके कितने टाइप बनेंगे, इनके 9 टाइप बनेंगे, इनके जो है 9 टाइप बनेंगे। उन्हीं 9 टाइप को हम लोग देखेंगे और इनका एग्जाम्पल भी देखेंगे, इनका सब कुछ देखेंगे, ठीक है।
लेकिन इसके लिए हमें इसको याद भी करना पड़ेगा। मैंने एक कॉपी चेक की थी, बिजनौर की कॉपी चेक की थी, संभल की, उसमें क्वेश्चन आया था 2025 में। अब वो क्वेश्चन मैं अभी बताने वाला हूँ, बाकायदा 1 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर, इस टॉपिक से बना हुआ था, तो इसको बहुत लाइटली मत लीजिएगा, नहीं गलती आपसे होगी, गलती आपसे होगी, ठीक है। तो चलिए हम इसको तीन भागों में डिवाइड कैसे करेंगे कि एक हमारा विलायक होगा, मैं इसको अलग बना देता हूँ, इसको मैं थोड़ा ढंग से बना देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। विलेन कौन सा होगा, टेबल में बना देता हूँ, एक विलेन हो जाएगा, ठीक है। एक हमारा हो जाएगा यहाँ पे विलायक, विलायक कौन सा रहेगा, ठीक। एक हमारा विलेय कौन सा रहेगा, ये याद करने वाली चीजें हैं, ये याद करने। और यहाँ उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट, जो उदाहरण हमारा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उदाहरण हमें याद होना चाहिए। तो चलिए विलेन हमारा पहला होगा ठोस विलेन, पहला हमारा क्या होगा, ठोस विलेन, ठीक है, ठोस विलेन। तो अगर ठोस विलेन है तो इसमें विलायक हमारा ठोस रहेगा, सबसे पहले विलायक हमारा क्या रहेगा, ठोस रहेगा, विलेय हमारा ठोस रहेगा, मतलब ठोस और ठोस का देखेंगे, ठीक है। फिर इसी का देखेंगे, विलायक अभी भी ठोस ही है, लेकिन विलय हमने अब क्या कर दिया, द्रव कर दिया, बहुत बढ़िया। फिर मैंने यहाँ पे ठोस ही रखा, लेकिन जो विलय था उसको मैंने क्या कर दिया, गैस कर दिया, ये और अच्छी बात है, ठीक है, ये और अच्छी बात है। फिर मैंने क्या कहा कि मैंने कहा अब हमारा द्रव विलयन आ जाएगा, हमारा लिक्विड सोल्यूशन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, लिक्विड सोल्यूशन आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, विलायक को मैंने द्रव कर दिया, और मैंने कहा जो विलय हमारा होगा वो ठोस होगा, विलय हमारा क्या होगा, ठोस होगा, ठीक है। फिर द्रव यहाँ पे रखा, फिर मैंने कहा द्रव जो है हमारा विलय होगा। अभी एग्जांपल बताते हैं, फिर हमारा द्रव होगा और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, गैस हो जाएगा, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, गैस हो जाएगा, ठीक है। 3 प्रकार के ये बन गए। फिर हमारा गैसीय सोल्यूशन आ गया, गैसीय विलयन आ गया, एकदम बेसिक से लेके सब कुछ बढ़ाएंगे, परेशान मत होइए, ताकि एक ही क्लास में आपका सब कुछ जो है हो जाए, कोई दिक्कत ना रहे। हमारा यहाँ गैस रहेगा और यहाँ मैंने ठोस कर दिया, यहाँ मैंने क्या कर दिया, ठोस कर दिया, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे मैंने गैस रखा, यहाँ पे मैंने गैस रखा और यहाँ पे मैंने द्रव कर दिया, यहाँ पे मैंने गैस रखा और यहाँ पे मैंने गैस कर दिया। अब बताइए कुल कितने प्रकार के हुए, कुल कितने प्रकार के एग्जाम्पल आपके बन गए, बताइए कुल कितने प्रकार के एग्जाम्पल आपके बन रहे हैं। चलिए उदाहरण देख लेते हैं, ये 9 प्रकार के हो गए। कितने प्रकार के, अगर देखा जाए तो कितने प्रकार के हो गए, 9 प्रकार के हो गए। कितने प्रकार के हो गए, 9। मुख्य आपके 3 है और सब मिला के कितने हो जाएंगे, 9 प्रकार के हो जाएंगे। तो विलयन के प्रकार ही अभी आप देख रहे हो, है ना। लोग पता नहीं कैसे घंटे में खत्म कर देते हैं, मेरे तो समझ में नहीं आता। चलिए ठोस और ठोस में हम देखें तो मिश्र धातु हो जाएगा, इसका उदाहरण क्या आ जाएगा, चलिए अलग कलर कर देते हैं ताकि अच्छा लगे, है ना। ये आ जाएगा मिश्र धातु, क्या आ जाएगा, मिश्र धातु आ जाएगा। जैसे हो गया तांबा हो गया, है ना, कापर हो गया, इनको मिलाकर हम लोग सोने का निर्माण करते हैं। इन सब का मिश्रण हमारा मिश्र धातु, आपने पढ़ा होगा कि जो है जैसे जिंक का मिश्रण हो गया, तांबा का मिश्रण हो गया, है ना, सिल्वर का मिश्रण हो गया, ये सब मिश्रण बनाते हैं, तो एग्जाम्पल होगा मिश्र धातु, क्या हो जाएगा, मिश्र धातु। ठोस और द्रव में क्या आएगा, ठोस और द्रव में क्या आएगा, बताइए। ठोस और द्रव का एग्जाम्पल कोई बता सकता है क्या, कि ठोस हमारा एक उदाहरण हो और द्रव हमारा जो है उसमें क्या हो, विलय हो। ठोस हमारा विलायक हो, द्रव हमारा विलय हो। आपने अमलगम का नाम सुना, अमलगम, अमलगम का नाम आप लोगों ने सुना, सोडियम का अमलगम, NaHG, कोई भी अमलगम हो, कोई भी अमलगम हो, वो उदाहरण क्या बनेगा, वो उदाहरण बनेगा किसका, वो उदाहरण बनेगा ठोस और द्रव विलयन का। वो उदाहरण किसका बनेगा, ठोस और द्रव विलयन का बनेगा, ठीक है। अब देखिए ये पूछा गया सवाल है, प्रीवियस ईयर में इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ऐसे ही सवाल आते हैं, फिर आप लोग कहते हो सर पढ़ाया नहीं गया है। ठोस और गैस का क्या बनेगा, ये सवाल आया था, ये इंपॉर्टेंट है, ये सवाल पूछा गया 2025 के बिजनौर वाले कॉपी में, आप जाके देख लीजिए। यहाँ पे पूछा गया था कि पीडी में नाइट्रोजन का मिश्रण किसका उदाहरण है, नाइट्रोजन का मिश्रण किसका उदाहरण है, ठीक है। तो एग्जाम्पल किसका बनेगा, अरे पीडी क्या है, ठोस है, N2 क्या है, गैस हो गया, ठोस गैस का उदाहरण। गैस ठोस का थोड़ी होगा, ठोस गैस का होगा, किसका होगा, ठोस और गैस का उदाहरण बन जाएगा पीडी में नाइट्रोजन गैस का मिश्रण। पीडी में नाइट्रोजन गैस का मिश्रण किसका हो जाएगा, बताइए। चलिए अब हमारा आता है ठोस और द्रव का। अब ये तो जीवन में बार बार देखे होंगे, है ना, जीवन में बार बार देखे होंगे कि द्रव हमारा विलायक और ठोस हमारा जगह चीनी पानी, चीनी और पानी हो गया, है ना, नमक और पानी हो गया। बताइए, नमक और पानी हो गया, नमक और पानी हो गया। याद हो रहा है कि नहीं याद हो रहा, बताइए। कुछ याद नहीं करना बहुत ज्यादा, याद नहीं करना बहुत ज्यादा, आपको तुरंत यहीं पे क्लास में याद कर लेना। आज याद कर लेना, द्रव। अरे भाई दूध में पानी का मिश्रण बताइए, ये कौन नहीं जानता, द्रव का मिश्रण, जो
बहुत भी वीक होगा वो भी दरो दरो का कि अरे भाई अल्कोहल अल्कोहल पानी है, ये तो याद होगा क्योंकि हाँ सर ये तो याद है, ये वाला तो एकदम बढ़िया है, ये इसमें नहीं कोई दिक्कत है ना। पीता हूं गम भुलाने को, वो जो पीता हूं गम भुलाने को है वो पानी के साथ ही है, वो क्या है पानी के साथ ही है, ठीक है। द्रव और गैस का उदाहरण क्या बनेगा, अरे आपने कोका कोला देखा है ना, या जल में ऑक्सीजन विलय होता, जल में O2 का मिश्रण आपने, अरे भाई मछलियां कैसे, मछली जल की रानी है लेकिन उसको सांस लेना है तो सांस कहां से पाएगी, ऑक्सीजन से सॉरी जल से ऑक्सीजन को खींचेगी, जल से ऑक्सीजन को खींचेगी तो वहीं से वो जिंदा रहेगी, ठीक है, वहीं से क्या होगी वो जिंदा रहेगी। बताइए क्या सत्य बात है कि नहीं सत्य बात है, बताइए बताइए है कि नहीं है। अच्छा ये इतने याद हुए, आगे देखते हैं ठोस गैस और ठोस का, ये ऊर्ध्वापातन में आ जाएगा, ऊर्ध्वापातन का उदाहरण है ये, ऊर्ध्वापातन या धुआं हो गया, धुआं देखिए, धुएं में क्या होता है, छोटे छोटे कण होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, ठीक है, वो हवा होता है, हवा ऑक्सीजन गैसें होती है, गैसों में छोटे छोटे कण होते हैं ऐसे आके हमारे ऊपर पड़ते भी हैं, तो वो किसका मिश्रण हो गया, गैस और ठोस का मिश्रण हो गया, गैस और ठोस का मिश्रण हो गया। हुआ कि नहीं हुआ बताइए एक बार भाई, बताइए ये हुआ कि नहीं हुआ। गैस और द्रव का मिश्रण क्या होगा, वाष्प दाब होगा, क्या होगा, वाष्प दाब होगा, जल वाष्प होगा। अरे नमी नहीं रहती क्या, नमी नहीं रहती, कहते सर आज तो बारिश हुई है बड़ी ठंडी लग रही है, क्या बात है, ठंडी कहाँ से आई भाई, वो ऑक्सीजन वो हवा के साथ वो नमी हमारे पास आ रही है, हवा के साथ वो नमी हमारे पास आ रही है, वो उदाहरण बन जाएगा। गैस का तो है ये, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया है ना, हीलियम हो गया, इनका मिश्रण आपके एटमॉस्फेयर में तमाम मिश्रण है, ठीक है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा के इसको याद कर लीजिएगा। आई होप कि आपको ये याद हो गया हो, आई होप ये आपको ये याद हो गया हो, है ना। विलेन के सभी टाइप्स इसमें खत्म हो जाते हैं, विलेन के सभी टाइप्स इसमें खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सांद्रता में व्यक्त करना, कैसे हम लोग सांद्रता में व्यक्त करते हैं, सॉल्युबिलिटी कैसे निकालते हैं, ठीक है, कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं, कंसंट्रेशन कैसे व्यक्त करते हैं, सांद्रता क्या होता है, पहले विलेयता ही पढ़ लेते हैं फिर कंसंट्रेशन पढ़ते हैं, ठीक है, विलेयता हेनरी का नियम खत्म कर लेते हैं, उसके बाद जो हम लोग सांद्रता को पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो 100 ग्राम विलायक में घुलने वाले विलय की अधिकतम मात्रा कितने में, 100 ग्राम, क्या बोला गया, 100 ग्राम विलायक में, 100 ग्राम विलायक में विलय की अधिकतम मात्रा, विलय की अधिकतम मात्रा क्या कहलाती है, अधिकतम मात्रा उसकी विलयता कहलाती है, उसकी विलयता कहलाती है, उस विलयन की क्या कहलाती है, विलयता कहलाती है, ठीक है, विलयता कहलाती है, सॉल्युबिलिटी कहलाती है, सॉल्युबिलिटी कहलाती है, बताइए क्या कहलाती है, सॉल्युबिलिटी। तो हम लोग अब पढ़ रहे हैं विलयता। विलयता क्या होता है कि 100 ग्राम विलायक में उपस्थित विलय की अधिकतम मात्रा को उसकी विलयता कहते हैं। 100 ग्राम विलायक में उपस्थित विलय की अधिकतम मात्रा को, मतलब 100 ग्राम विलायक लीजिए तो विलय जितना ज्यादा घुल सकेगा उसको उसकी विलयता कहेंगे, उसकी क्या कहेंगे, सॉल्युबिलिटी। 100 ग्राम विलायक में घुलने वाली विलय की अधिकतम मात्रा को उसकी विलयता कहते हैं, ठीक है। तो विलयता, देखिए विलयता क्या होता है कि विलयता को हम लोग डिटेल में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, कि हम लोग देखेंगे विलयता के बारे में, सॉल्युबिलिटी के बारे में, कि ठोसों की, है ना, ठोसों की दरों में विलयता क्या होती है, दरों में विलयता कैसे देखते हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जो प्रभावित करते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले देखेंगे, विलयता तो समझ में आया ना, सांद्रता भी पढ़ेंगे लेकिन विलयता पहले खत्म कर लेते हैं, पहले क्या कर लेते हैं, विलयता को खत्म कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या कहना चाह रहा है कि ठोसों की दरों में विलयता, कि मतलब ठोस जो है दरों में जो है क्या है, घुल रहा है, इसका मतलब कि ठोसों की दरों में, दरों हमारा क्या हो गया, विलायक, बताइए द्रव हमारा क्या हो गया, विलायक, ठोस हमारा क्या हो गया, विलय। इसका मतलब ये कह रहा है कि 100 ग्राम विलायक में, क्योंकि विलयता का परिभाषा तो ये होता है ना, 100 ग्राम द्रव में, 100 ग्राम द्रव में ठोसों की अधिकतम मात्रा, बोलिए इसका मतलब तो यही हुआ ना, अधिकतम मात्रा, ठीक है, अधिकतम मात्रा, बताइए जला अधिकतम मात्रा हुआ कि नहीं हुआ, इसी को तो विलयता कहते हैं, इसी को विलयता कहते हैं। तो ये बात आपको क्लियर हो गया हो, आई होप। तो इसको प्रभावित करने वाले कारक कुछ होते हैं, ठोसों की दरों में विलयता को प्रभावित करने वाले कारक,
अभी हेनरी का नियम भी पढ़ेंगे। ठोसों की द्रव में विलयता को प्रभावित करने वाले कारक, विलयता को प्रभावित करने वाले कारक। अब हमें कारक देखना है। क्या देखना है? कारक देखना है, कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है विलय और विलायक की प्रकृति। सबसे पहले क्या आता है? विलय और विलायक की प्रकृति। और बहुत आसान, अभी याद करवा देंगे। विलय और विलायक की प्रकृति, विलय और विलायक की प्रकृति, ठीक है, विलायक की प्रकृति। अब देखिए विलय और विलायक की प्रकृति का क्या मतलब है। इसका मतलब कि विलय हमारा कैसा है और विलायक हमारा कैसा है, क्योंकि ठोस भी कई प्रकार के होते हैं, द्रव भी कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो कुछ द्रव ऐसे होते हैं जो अपने आयनों में टूट जाते हैं, कुछ ठोस ऐसे होते हैं जो अपने आयनों में टूट जाते हैं। जैसे मान लीजिए NaCl, NaCl क्या होगा? Na+ और Cl- में टूट जाएगा। किसमें टूट जाएगा? Na+ और Cl- में। तो ऐसे आयन को हम लोग पोलर कहते हैं। क्या कहते हैं? पोलर। क्या कहते हैं? पोलर कहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जैसा विलय हो वैसा ही विलायक होना चाहिए। अगर विलय भी पोलर है तो विलायक भी पोलर होना चाहिए। अब पोलर का मतलब समझिए, जो अपने आयन में आसानी से टूट जाए उसको ध्रुवीय कहते हैं। हिंदी क्या होगी? ध्रुवीय। हिंदी क्या होगी? ध्रुवीय, ठीक है। और जो अपने आयन में नहीं टूटेगा उसकी हिंदी क्या होगी? अध्रुवीय। तो इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ध्रुवीय विलायक, है ना, ध्रुवीय विलय, ध्रुवीय विलायक में विलय होगा, ठीक है। ध्रुवीय विलय, ध्रुवीय विलायक में विलय होगा, विलायक में, ध्रुवीय विलायक में विलय होगा। विलायक में क्या होगा? विलायक में विलय होगा, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। और अध्रुवीय विलायक, अध्रुवीय विलायक या अध्रुवीय विलय, अध्रुवीय विलय जिसको हम लोग नॉन पोलर कहते हैं, अध्रुवीय विलय, अध्रुवीय विलायक में विलय होगा। अध्रुवीय विलायक में क्या होगा? विलय होगा। विलायक में, विलायक में विलय होगा या घुलेगा? बोलिए भाई, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मतलब जैसे मैं कहूं कि अब एग्जांपल के तौर पे मैं बताना चाहूं कि मैं पूछ रहा हूं कि NaCl, है ना, पानी में ज्यादा विलय होगा कि बेंजीन में ज्यादा विलय होगा? तो आप क्या बताएंगे? सर पानी में ज्यादा विलय होगा। क्यों? क्योंकि ये भी अपने आयनों में टूट जाएगा और पानी भी अपने आयनों में टूट जाएगा। लेकिन जो बेंजीन है वो अपने आयन में नहीं टूटता है, अपने आयन में नहीं टूटता है, इसीलिए ये हमारा क्या होगा? बेंजीन में विलय नहीं होगा। इससे बना के क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे, कि सवाल आपसे यही पूछ लिया जाएगा कि चीनी जो है पानी में विलय होता है लेकिन बेंजीन में विलय नहीं होता है, व्याख्या कीजिए। 2 नंबर का सवाल है, बता सकते हैं तो बता दीजिए, है ना। क्यों? क्योंकि जो पोलर होते हैं पोलर सॉल्वेंट में जो है डिजोल्व होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होते हैं। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई हो, विलय और विलायक की प्रकृति आपको क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट अगर बात करें, ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठोसों की द्रव में विलयता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। तो बात को समझिएगा जरा, बात को समझिएगा जरा। दो कंडीशन हो सकता है, दो कंडीशन हो सकता है कि आपने विलय लिया, ठीक है, आपने क्या लिया? विलय लिया। अब आपने सॉरी आपने विलायक लिया, ये क्या है? विलायक है, ये क्या है? विलायक है। और आपने विलय डाल दिया, आपने विलय डाल दिया। तो दो कंडीशन हो सकता है कि ये विलय कभी क्या हो सकता है कि इसमें घुलने के बाद उष्मा मुक्त करे, उष्मा क्या करे? मुक्त करे, उष्मा उत्सर्जित करे, ठीक है, उष्मा का उत्सर्जन करे, उत्सर्जन करे, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो, क्या हो? एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि जब विलय मैंने मिलाया तो ऐसा भी हो सकता है कि इसको हो सकता है कि उष्मा को अवशोषित करना पड़े तब ये आपस में घुले, उष्मा अवशोषित करे, क्या करे? उष्मा अवशोषित करे, बताइए जरा, है ना, माने इंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाए। कैसा हो जाए? इंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाए, थर्मिक प्रोसेस हो जाए। इसका मतलब इंडोथर्मिक प्रोसेस में आपने उष्मागतिकी में क्या पढ़ा होगा कि जो डेल्टा एच होता है, अवशोषित कर रहा है ना, तो जो डेल्टा एच होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है, 0 से ज्यादा होता है, यानी डेल्टा एच पॉजिटिव होता है। और यहाँ पे डेल्टा एच क्या होता है? निगेटिव होता है ना, यानी लेस देन 0 होता है। क्या होता है? लेस देन 0 होता है।
तो ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा इन दोनों पर? अगर हम लोग ताप को अगर बढ़ाएं या घटाएं तो क्या होगा? जब इंडोथर्मिक प्रोसेस होगा और जब एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा तो ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी बात को हमको देखना है। देखिए विलय में जब आप विलायक में जब आप विलय मिलाएंगे तो दो चीजें हो सकती है, या तो उष्मा का उत्सर्जन होगा या तो उष्मा अवशोषित होगी। अगर उष्मा का उत्सर्जन होगा तो उसको एक्सोथर्मिक प्रोसेस करेंगे तो डेल्टा एच जो है लेस देन जीरो होगा, ठीक है। और अगर उष्मा अवशोषित कर रहा है तो ग्रेटर देन जीरो होगा डेल्टा एच। अब पूछेगा कोई डेल्टा एच क्या है, तो डेल्टा एच एंथैल्पी है, ये आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। क्या है? एंथैल्पी है, ये आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ चुके हैं एक बार, ठीक है। तो ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा? अब मुझे बताइए कि जो प्रोसेस में विलय डालने पर उष्मा ऑलरेडी निकल रही है, उष्मा निकल जा रही है, ऐसे में ताप बढ़ाने पर उष्मा और ज्यादा निकलेगी कि नहीं निकलेगी? तो ऐसे में क्या करना पड़ेगा कि ऐसे में हमें ताप यहाँ पे घटाना पड़ेगा ताकि विलय ज्यादा उसमें घुले। अरे भाई कोई प्रोसेस है उसमें उष्मा निकल रही है, ऑलरेडी निकल जा रही है, तो ऐसे में क्या करना पड़ेगा? तापमान को हमें कम करना पड़ेगा। ऐसे में हमें तापमान को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। इसका मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं कि उष्मा, इसको उष्मा छेपी भी कहा जाएगा, हिंदी में क्या कहेंगे? उष्मा छेपी। क्या कहेंगे? उष्मा छेपी। इसका मतलब हम लोग यह कह सकते हैं कि उष्मा छेपी के लिए जब ताप का प्रभाव हम देखेंगे ठोसों की दरों में विलयता में, तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसे उष्मा छेपी प्रक्रम में ताप बढ़ाने पर क्या होगा? बताइए जरा। ताप बढ़ाने पर विलयता घटेगी। क्या होगी? विलयता घटेगी। बताइए। विलयता कम होगी। विलयता कम होगी मतलब ताप हमें कम करना पड़ेगा उष्मा छेपी प्रक्रम के लिए। लेकिन इसमें उष्मा शोषी में क्या करना पड़ेगा? ताप घटाने पर या ताप बढ़ाने पर ठोसों की दरों में विलयता बढ़ेगी। विलयता क्या होगा? बढ़ेगा। विलयता क्या होगा? बढ़ेगा। बताइए इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? बताइए इतना बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्या पैसा करें वापस आपका, है ना? करें पैसा वापस, रिचार्ज का पैसा करें वापस? बताइए ईमानदारी से, गुर से कपट, मित्र से चोरी, बाकी आगे आप जानते हैं क्या होगा, ठीक है। झूठ मत बोलिएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अगर उष्मा का उत्सर्जन हो रहा है तो तापमान को कम करना पड़ेगा। तापमान को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। अगर उष्मा का उत्सर्जन हो अवशोषित हो रही है तो तापमान क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। तापमान क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। आई होप ये दोनों बातें आपको क्लियर हो गई हो। बस हमें ठोसों की दरों में विलयता के बारे में बस इतना ही पढ़ना था, है ना। अब आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? आगे हम लोग पढ़ेंगे गैस की दरों में विलयता। गैसों की दरों में विलयता, दरों में विलयता, ठीक है। गैसों की दरों में विलयता, ठीक है। गैसों की दरों में विलयता का क्या होता है? सिर्फ सेम बात भाई। 100 ग्राम विलायक में गैसों की अधिकतम मात्रा को गैसों की दरों में विलयता कहते हैं कि नहीं कहते हैं? कि 100 ग्राम विलायक हो, 100 ग्राम क्या हो? 100 ग्राम हमारा द्रव हो, उसमें गैसों की अधिकतम मात्रा, गैसों की क्या हो? अधिकतम मात्रा, उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे गैसों की दरों में विलयता। चाहो तो आप टीप भी सकते हो कि 100 ग्राम द्रव में गैसों की अधिकतम मात्रा। किसकी अधिकतम मात्रा? गैसों की अधिकतम मात्रा। बताइए भाई, गैसों की अधिकतम मात्रा, अधिकतम मात्रा बोलो बोलो, अधिकतम मात्रा क्या कहलाएगी? गैसों की दरों में विलयता कहलाएगी। गैसों की दरों में विलयता कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? बताइए जरा, कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? चलिए, ये बात आई होप आपको क्लियर हो गया हो, ये बात आपको क्लियर हो गया हो। इसका अगर नोट्स चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, इसी के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी रहेगा, पूरा नोट्स आपको मिल जाएगा, पूरा का पूरा नोट्स आपको मिल जाएगा, क्लास का नोट्स मिल जाएगा। तो आपको नोट्स चाहिएगा तो आप कमेंट में बताइएगा, आपको मैं टेलीग्राम का लिंक वैसे भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पे आपको मिल जाएगा। चलिए, गैसों की दरों में विलयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से? इसी में हेनरी का नियम भी पढ़ना है। गैसों की दरों में विलयता को प्रभावित करने वाले कारक, गैसों की दरों में विलयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? प्रभावित करने वाले कारक चलिए देख लेते हैं। सेम चीज, सेम बात। सबसे पहले है ना, विलय और विलायक की प्रकृति, विलय और विलायक की प्रकृति। सबसे पहले विलय और विलायक की प्रकृति,
ठीक है, विलय और विलायक की प्रकृति। तो उसके बाद ताप, उसके बाद दाब देखेंगे, इसमें दाब भी देखेंगे, प्रेशर भी देखेंगे, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, है ना, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट हमको इसमें देखना है। तो चलिए, इसमें क्या होता है कि गैसों की दरों में विलयता अवशोषण गुणांक पर निर्भर करती है। ठीक है, गैसों की दरों में विलयता, गैसों की दरों में विलयता, दरों में विलयता, विलयता अवशोषण गुणांक, विलयता अवशोषण गुणांक पर निर्भर करती है। किस पे निर्भर करती है? अवशोषण गुणांक पर, अवशोषण गुणांक पर। मतलब अवशोषण गुणांक जितना, अब कोई पूछेगा अवशोषण गुणांक क्या है, तो बोल देना कि निश्चित ताप और दाब पर, है ना, किसी गैस का मापा गया आयतन, निश्चित ताप और दाब पर किसी गैस का मापा गया आयतन, उसका अवशोषण गुणांक कहलाता है। ये एक्सपेरिमेंटल होता है। ये क्या होता है? एक्सपेरिमेंट से निकालना पड़ता है, हम लोग ऐसे नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर होगा। निश्चित ताप और दाब पर किसी गैस का ज्ञात किया गया आयतन, उसकी क्या कहलाती है? अवशोषण गुणांक कहलाती है। इसका मतलब किसी का अवशोषण गुणांक अगर ज्यादा हुआ, अवशोषण गुणांक ज्यादा हुआ, तो उसकी गैस की दरों में विलयता ज्यादा होगी। और इसके कुछ एग्जाम्पल क्या हैं, चलिए मैं नेक्स्ट लिख देता हूं। मतलब अवशोषण गुणांक बढ़ने पर, अवशोषण गुणांक बढ़ने पर, या अवशोषण गुणांक बढ़ने पर विलयता बढ़ती है। किसकी? मेरी? नहीं, गैसों की दरों में विलयता बढ़ती है। विलयता क्या होती है? बढ़ती है। बोलो यस सर, राइट है या रॉन्ग? चलिए कुछ मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता देता हूं कि अमोनिया का सबसे ज्यादा होता है, रट लेना, उसके बाद HCl होता है, उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड होता है, ठीक है, H2S भी हमारा होता है, H2S भी हमारा होता है, ऑक्सीजन होता है। ये 3-4 आप रट लीजिएगा। ये विलयता है। ये क्या है? ये विलयता है। ये क्या है? विलयता है। ठीक है, और एक बात और ध्यान से सुनिए, इसमें एक बात और है, वो वाली बात जो कल मैंने बताई थी आप लोगों को कि भाई जो आयनिक होगा, जो ध्रुवीय होगा, वो ध्रुवीय में विलय होगा, जो अध्रुवीय होगा वो अध्रुवीय में विलय होगा। इस पे भी ये बात लागू होती है। ठीक है, ध्रुवीय गैस जो होंगे, जैसे मान लीजिए ध्रुवीय में, मान लीजिए मैंने कहा कि चलो अमोनिया गैस, HCl गैस। अध्रुवीय में मैंने कह दिया कि चलो ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है। अब मैं पूछ रहा हूं, ए भैया जरा ये बता दो कि दोनों पानी में जल्दी कौन विलय होगा? दोनों पानी में, ये दरो हो गया ना, ये क्या हो गया? दरो हो गया। ये क्या हो गया? गैस हो गया। ये क्या हो गया? गैस होगी। यह गैस है, ये भी गैस है। ठीक है, अब मैं पूछ रहा हूं भैया ये बता दो कि ये ज्यादा विलय होगा कि ई ज्यादा विलय होगा? तो कुछ लोग कहेंगे सर ही ज्यादा विलय होगा, ये वाला, है ना। कुछ लोग कहेंगे नहीं ये वाला ज्यादा विलय होगा। भैया ऐसी नहीं है, ऐसी बातें नहीं है, आप ध्यान से समझिए। इसमें क्या होगा कि जो अमोनिया है और जो HCl है वो ध्रुवीय है, वो टूट सकता है अपने आयन में भैया, वो टूट सकता है अपने आयन में, पोलर है। और ये क्या है? ये नॉन पोलर है। ये क्या है? नॉन पोलर है। तो हमारा लाला, हमारा भैया, ये भी हमारा क्या है? पोलर है। क्या है? पोलर है। ये क्या है? पोलर है। इसका मतलब पोलर वाला पोलर में ज्यादा विलय होगा। इसका मतलब पोलर वाला पोलर में ज्यादा विलय होगा, नॉन पोलर वाला नॉन पोलर में ज्यादा विलय होगा। मतलब अगर मैं यही बेंजीन ले लूं तो कहोगे सर जी बेंजीन में ये ज्यादा विलय होगा। इसका मतलब मैं ये इन दोनों में अगर पूछूं तो आप कह सकते हो कि अमोनिया और HCl पानी में ज्यादा विलय होगा। ऊपर क्रम भी बनाए थे, वह देख कर बता देते। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन कम विलय होगा क्योंकि वो अध्रुवीय है। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। ठीक है, हो गई हो। ठीक है, बोलो भाई, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा। ताप का वही प्रभाव पड़ेगा कि अगर डेल्टा H लेस देन 0 तो ताप बढ़ाने पर विलयता घटेगा। इसमें भी वही चीज, विलयता घटेगी। ठीक है, अगर डेल्टा H ग्रेटर देन 0 है तब ताप बढ़ाने पर विलयता बढ़ेगी। ताप बढ़ाने पर विलयता बढ़ेगी, बढ़ाने पर विलयता बढ़ेगी। विलयता क्या होगी? बढ़ेगी। बोलो इतनी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये सब बातें क्लियर हैं कि नहीं क्लियर हैं? बताइए जरा।
ये सब बातें क्लियर हैं कि नहीं क्लियर हैं? ये सब बातें क्लियर हैं कि नहीं क्लियर हैं? बोलो बोलो, ये सब बातें क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? विलेयता वाला काम खत्म। इसी में हमको एक और पढ़ना, हेनरी साहब का नियम, जो दाब का प्रभाव है। नेक्स्ट हमें देखना है ठोसों की द्रव में विलेयता पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। दाब का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, दाब का प्रभाव, दाब का प्रभाव, ठीक है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। लेकिन इससे पहले मुझे एक बार कमेंट में बता दीजिए कि जो लोग अभी देख रहे हैं, एक बार कमेंट करके बताइए कि क्या आपको सारी बातें क्लियर हुई कि नहीं हुई। बताइए, क्या सारी बातें क्लियर हुई कि नहीं हुई? बोलो भाई, दाब का क्या प्रभाव है, दाब का क्या प्रभाव है, यही हमको अब देखना है, ठीक है। बोलो बोलो, इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? बताइए। चलिए, दाब का प्रभाव, गैसों की दरों पर विलेयता, गैसों की दरों पर विलेयता, विलेयता का प्रभाव, का प्रभाव की व्याख्या हेनरी द्वारा, हेनरी द्वारा किया गया, हेनरी द्वारा क्या किया गया, हेनरी द्वारा किया गया, ठीक है। गैसों की दरों पर विलेयता का प्रभाव, दाब का प्रभाव, है ना, विलेयता पर दाब का प्रभाव, दाब का प्रभाव हेनरी द्वारा किया गया, ठीक है। हेनरी साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा स्थिर ताप पर, उन्होंने क्या कहा? स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर, ठीक है, स्थिर ताप पर गैस पर लगाया गया दाब, गैस पर लगाया गया दाब, लगाया गया दाब भैया, वो जो प्रेशर आप लगा रहे हैं ना, वो क्या होगा? मोल अंश के समानुपाती होगा, मोल अंश के क्या होगा? समानुपाती होगा। बोलो भाई, मोल अंश के क्या होगा? समानुपाती होगा। मोल अंश के क्या होगा? समानुपाती होगा। ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बताइए, ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है। इन्होंने कहा कि भाई इसका जो स्थिर दाब, ताप पर गैस पर लगाया गया दाब, है ना, आंशिक दाब कर लेते हैं पहले, आंशिक दाब, आंशिक दाब, है ना, मोल अंश के क्या होगा? समानुपाती होगा, यानी पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल अंश काई के, ठीक है, मोल अंश के बराबर होगा, यानी पार्शियल प्रेशर बराबर के, और साथ में क्या होगा? मोल अंश होगा, साथ में क्या होगा? मोल अंश। के क्या है? हेनरी कांस्टेंट, के क्या है? हेनरी कांस्टेंट है, हेनरी क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है ना, हेनरी क्या है? कांस्टेंट है। लेकिन उन्होंने विलय की मात्रा के आधार पर भी एक डिफिनेशन दिया था, उन्होंने विलय की मात्रा के आधार पर भी एक डिफिनेशन दिया था, उसको भी देख लीजिए। उन्होंने एक बात और कही थी कि स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर गैस पर लगाया गया दाब, गैस पर लगाया गया दाब, लगाया गया दाब, है ना, लगाया गया दाब विलय के, विलय के मात्रा के बराबर होगा, मात्रा के समानुपाती होगा, समानुपाती होगा, ठीक है। दोनों डिफिनेशन आप लिख सकते हो भैया। P बराबर, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू W, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू W, आई होप आपको दिख रहा हो, मैं यहां लिख देता हूं, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू W, ठीक है। अगर पर्समोलिटी पर जो समानुपाती या पर्समोलिटी का चिन्ह इसको हटाना चाहते हो तो P बराबर क्या हो जाएगा? K इंटू डब्ल्यू, K इंटू डब्ल्यू, के क्या है? वही पुरानी चीज, हेनरी कांस्टेंट। के क्या है? हेनरी कांस्टेंट। बताओ, इतनी बातें समझने में कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या, तकलीफ हो तो एक बार कमेंट करके बता दीजिए, एक बार कमेंट करके बता दीजिए। दाब का प्रभाव खत्म होता है, दाब का प्रभाव खत्म होता है। नेक्स्ट हम लोग सांद्रता के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? सांद्रता के बारे में। इसको आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। अब हमें क्या करना है? कंसंट्रेशन टर्म निकालना है, सांद्रता टर्म निकालना है।
मास परसेंटेज क्या होता है, वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है, पार्ट पर मिलियन क्या होता है, सेकंड में याद करवा देंगे, सेकंड में, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सेकंड में याद करवा देंगे, सेकंड में। चलिए देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। देखिए सांद्रता को व्यक्त करने का, सांद्रता को व्यक्त करने का कई टर्म है, ठीक है। सांद्रता को व्यक्त करने का हम लोग लिख सकते हैं सांद्रता को व्यक्त करना, सांद्रता को व्यक्त करना, ठीक है, व्यक्त करना। याद ना हो जाए तो कहना, फिर याद ना हो जाए तो कहना, फिर परिभाषा तो जरूरत ही नहीं है, जो आपके जितने भी वो आते हैं फार्मूले आते हैं, सारे फार्मूले याद करवा देंगे, अभी याद करवा देंगे, 1 सेकंड लगेगा याद करवाने में, ठीक है। मास परसेंटेज क्या होता है, द्रव्यमान के आधार पर विलय का प्रतिशत निकालते हैं, इसमें आयतन के आधार पर विलय का प्रतिशत निकालते हैं, इसमें क्या होता है वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम, 100 ml विलयन में उपस्थित विलय का द्रव्यमान होता है ना, विलय विलयन के 10 लाख भागों में विलय का भाग होता है। ये सब बातें लिखने की हैं, याद कैसे करेंगे, चलो आ जाओ, याद कैसे करेंगे। सबसे पहले हमको निकालना है द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है, मास परसेंटेज, मास परसेंटेज, ठीक है, जिसको हम लोग डब्ल्यू प्रतिशत भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, डब्ल्यू प्रतिशत। अच्छा द्रव्यमान की बात कहा उसने, पहले क्या कहा, द्रव्यमान की बात, तो परिभाषा क्या लिखेंगे, अगर हमें इसका सॉरी इसका फार्मूला लिखना हो तो फार्मूला क्या लिखेंगे, फार्मूला क्या है, फार्मूला ये है कि विलय का द्रव्यमान, द्रव्यमान की बात किया है तो विलय का द्रव्यमान, किसका द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान, बटे में विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान, किसका द्रव्यमान, बटे में विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान, और गुणे में 100, हो गया काम खत्म इसका, हो गया काम खत्म इसका। बताइए भाई, बताइए भाई, हुआ काम खत्म कि नहीं हुआ काम खत्म। विलय का द्रव्यमान, द्रव्यमान की बात कर रहा था तो विलय का द्रव्यमान, ठीक है, विलय का द्रव्यमान, साथ में क्या हो गया, विलयन का द्रव्यमान, और गुणे में क्या हो गया, गुणे में 100 हो गया। बताइए बताइए भाई, हुआ कि नहीं हुआ। और अगर कोई कहे सर परिभाषा इसका क्या होगा, तो परिभाषा क्या लिख सकते हैं, तो परिभाषा में लिख सकते हैं कि किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित, है ना, किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित, किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित, 100 ग्राम में उपस्थित विलय की अधिकतम मात्रा, विलय की उपस्थित विलय की अधिकतम मात्रा, बोलिए, विलय की अधिकतम मात्रा, अधिकतम मात्रा। याद हुआ कि नहीं याद हुआ, बताइए, याद हुआ कि नहीं याद हुआ। अधिकतम द्रव्यमान भी लिख सकते हैं, क्योंकि द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान लिख सकते हैं, बना के भी इसको लिख सकते हैं, अगर आपको ये फार्मूला तैयार है तो, ठीक है, फार्मूला तैयार है तो आप इसको बना के भी लिख सकते हैं, मतलब आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं डब्ल्यू परसेंटेज बराबर, डब्ल्यू परसेंटेज बराबर विलय का द्रव्यमान, डब्ल्यू है ना, विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान, या इसको एम से ही दिखा दीजिए, एम से भी दिखा सकते हैं, डब्ल्यू से भी दिखा सकते हैं, डब्ल्यू हो गया, चलो विलयन का द्रव्यमान डब्ल्यू, इसको एम से दिखा देते हैं, इंटू में 100 हो गया, जैसे मर्जी वैसे दिखा लीजिए, याद होना चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आयतन प्रतिशत की बात किया जाए, आयतन प्रतिशत की बात किया जाए, वॉल्यूम परसेंटेज की बात किया जाए, तो वॉल्यूम परसेंटेज, अब आयतन की बात किया तो आयतन रख देंगे, विलय का, विलय का आयतन, विलय का आयतन बटे में विलयन का आयतन, बोलो भाई, विलय का आयतन बटे में विलयन का आयतन, और गुणे में 100, क्योंकि परसेंटेज की बात कर रहा था, किसकी बात कर रहा था, परसेंटेज की, तो गुणे में क्या हो जाएगा, गुणे में 100 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए, इसको याद करने में कोई दिक्कत है क्या, वही बताइए, कोई दिक्कत है क्या इसको याद करने में, आयतन प्रतिशत याद करने में कोई दिक्कत है क्या। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि चलो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बता दो, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बता दो, ये सब याद करने वाली चीजें, फार्मूले याद करने वाली चीज हैं, फार्मूले याद करने वाली चीज है, बना के तो आप लिख, केवल फार्मूला ही लिख देंगे, काम आपका हो गया, इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता।
जीवन भर से कॉपी चेक कर रहे हैं, ठीक है। अगले साल आपकी कॉपी जब यही आएगा मेरे सामने चेक करेंगे तब बताएंगे कैसे नंबर मिल रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, विलय का द्रव्यमान, क्योंकि पहले क्या है, पहले द्रव्यमान है फिर आयतन है, याद हो गया, यहीं से याद, हेडिंग से याद, हेडिंग से याद, कैसे द्रव्यमान पहले है, द्रव्यमान पहले है तो विलय का द्रव्यमान हो गया, विलय का द्रव्यमान हो गया, आयतन बाद में है तो विलयन का आयतन हो गया। बोलो कौन सी विद्या मारनी है आपको, विलयन का आयतन हो गया, गुणे में क्या हो गया, गुणे में 100 हो गया काम खत्म। याद हुआ कि नहीं याद हुआ, याद हुआ कि नहीं याद हुआ, बताइए। किसी विलयन के 100 ग्राम है ना, 100, अच्छा आयतन की बात कर रहा है तो किसी विलयन के 100 ml आयतन में विलय के 100, जो विलय का 100 ग्राम द्रव्यमान होगा तो उसका क्या कहलाएगा, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाएगा, गुणे में 100 तो रहबे करेगा। अगर मैं पूछने की चलो अच्छा आयतन प्रतिशत बता दो, आयतन प्रतिशत, आयतन द्रव्यमान प्रतिशत बता दो, आयतन द्रव्यमान प्रतिशत बता दो। आयतन पहले है तो V ऊपर लिखेंगे, फिर W लिखेंगे, परसेंटेज बना देंगे, काम खत्म। काम क्या हो गया, काम खत्म हो गया। तो पहले आयतन था तो विलय का आयतन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विलय का आयतन। अब द्रव्यमान के लिए क्या लिखेंगे, द्रव्यमान के लिए लिखेंगे विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान। अच्छा कितने लोग चाहते हैं कि सभी से एकदम एकदम बढ़िया बढ़िया अंकित, हर साल का अंकित भी करा दें, न्यूमेरिकल्स भी करा दें, पूरे साल का जितने साल में आए हुए सभी टॉपिक से लेकर एक एक दो दो तीन तीन जो है अंकित करवा दिया जाए, बताइए। परिभाषा बना के लिख लीजिएगा, परिभाषा इंपॉर्टेंट नहीं है इतना ज्यादा, इसका केवल केवल आप फार्मूला ही लिख देंगे, काम आपका हो जाएगा, फार्मूला ही केवल लिख दीजिए, काम हो जाएगा आपका, ठीक है। बताइए इतना हुआ कि नहीं हुआ, याद हुआ कि नहीं याद हुआ, बताइए। द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, आयतन द्रव्यमान प्रतिशत, ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट अच्छा पीपीएम भी बाकी है अभी, है ना, पार्ट पर मिलियन, पीपीएम, पीपीएम पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन, इसकी हिंदी भी वही है अंग्रेजी भी वही है, ठीक है। 10 लाख में उपस्थित विलय की मात्रा बताओ, शुरुआत में ही बताए थे। तो पार्ट पर मिलियन क्या हो जाएगा, पार्ट पर मिलियन विलय का द्रव्यमान, सेम वही चीज सब घिसा पिटा, विलय का द्रव्यमान बटे में विलयन का द्रव्यमान, बटे में विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान गुणे में 100, काम खत्म। ओ सॉरी 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 100 नहीं होगा, 10 की पावर 6 होगा, 10 की पावर 10 लाख हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 10 लाख हो जाएगा, हो गया पीपीएम, हो गया पीपीएम भाई, पीपीएम, पीपीएम हो गया, पीपीएम हो गया, पीसी सर के द्वारा पीपीएम हो गया आपका। 10 की पावर 6 कर दो, 10 की पावर क्या कर दो, 6 पे 6 कर दो, है ना, हो गया आपका, तैयार है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला आता है मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी और मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी और मोलरिटी, ठीक है। ये क्या होता है, मोलों के कुल मोलों का अनुपात होता है, मोल अंश, इसको क्या कहते हैं, मोल अंश कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, मोल अंश, हिंदी में इसे क्या कहा जाता है, मोल अंश कहा जाता है, ठीक है। तो मोल अंश हम अलग अलग का निकालते हैं, मोल अंश हम क्या करते हैं, अलग अलग का निकालते हैं, ठीक है। चलिए इसको बड़ा कर देते हैं ताकि आपको और अच्छे से दिखे। चलिए मोल अंश हम क्या करते हैं, अलग अलग का निकालते हैं, एक सेकंड एक सेकंड मिट जाओ। मोल अंश हम क्या करते हैं, अलग अलग का निकालते हैं। जैसे मान लीजिए कोई विलयन ए, वी, सी और डी से मिलकर बना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसका निकालना पड़ेगा, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, है ना। तो मोल अंश कैसे निकलेगा, मोल अंश को कैसे निकालेंगे, मोल अंश मान लीजिए हमें निकालना है, ए का मोल अंश निकालना है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, ए के मोलों की संख्या, ए के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, नीचे क्या हो जाएगा, ए के मोलों की संख्या प्लस बी के मोलों की संख्या प्लस सी के मोलों की संख्या प्लस डी के मोलों की संख्या, सबके मोलों की संख्या। अब सब पूछेंगे सर मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं, मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं, तो मोलों की संख्या निकालने का फार्मूला होता है, मोलों की संख्या निकालने का फार्मूला होता है गिवन मास बाई मोलर मास, गिवन मास बाई मोलर मास, दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान, पता होगा आप लोगों ने लगाया भी होगा, है ना।
दिया गया द्रव्यमान बटे मान लीजिए कहा जाए 5 ग्राम NaCl का मोलों की संख्या बताओ। 5 ग्राम NaCl के मोलों की संख्या बताओ, मोलों की संख्या। तो 5 ग्राम तो दिया गया द्रव्यमान है ना, तो दिया गया द्रव्यमान, और इसका आणविक मोलर द्रव्यमान क्या होगा, इसका 23 हो जाएगा, Cl का 35.5 हो जाएगा। इसी को कैलकुलेट कर लेंगे, मोलों की संख्या निकल के आ जाएगी। बताइए, वो मान यहाँ पे रख दीजिएगा, फिर बी का निकाल लीजिएगा, उसका रख दीजिएगा, वहां पे दिया रहेगा, मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिया हूं। तो ऐसे आप बी का निकालना है, मान लीजिए बी के मोलों बी का मोलंस निकालना है, तो ऊपर क्या करेंगे, बी रख देंगे, नीचे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी रख देंगे। ठीक है, सी का निकालना है तो क्या करेंगे, सी का निकालना है तो वैसे ऊपर सी रख देंगे, नीचे ए बी सी डी सबका रख देंगे। तो ए के मोलों की, ए का निकालना तो ए के मोलों की संख्या प्लस ए के मोलों की संख्या, बी के मोलों की संख्या, सी के मोलों की संख्या प्लस डी के मोलों की संख्या। मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे, दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गया हो। आगे हमें पढ़ना मोलरिटी। तो क्या होता है, क्या होता है विलेन, क्या होता है इसका परिभाषा, कि 1 लीटर विलेन में उपस्थित, 1 लीटर विलेन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को, उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को, विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। बताओ क्लियर है कि नहीं क्लियर है। ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। कैपिटल एम से दिखाते हैं, विलय के मोलों की संख्या n हो गई, नीचे क्या हो गया वॉल्यूम, इसमें लीटर में, इसमें लीटर में, ml में होगा तो 1000 का गुणा हो जाएगा। अच्छा 1 किलोग्राम, मोलरिटी क्या होता है, मोललता क्या होता है, अगला जो हमारा आता है मोललता, तो क्या लिखेंगे, 1 किलोग्राम विलायक होना चाहिए, ऊपर वाले में विलयन था, यहाँ क्या होना चाहिए विलायक, विलायक में उपस्थित, विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। बोलो भाई क्लियर है या नहीं क्लियर है। ठीक है, कैसे लिखेंगे इसको, कैसे लिखेंगे इसको, कैसे लिखेंगे इसको, इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे स्मॉल एम से। कैसे लिखेंगे, स्मॉल एम से। विलय के मोलों की संख्या एन से दिखाते हैं, मोलों की संख्या को एन से लिख दिया है ना। वॉल्यूम सॉरी विलयन का द्रव्यमान होगा है ना, मास होगा किसमें, केजी में। अगर ग्राम में होगा तब, अगर ग्राम में होगा तब m बराबर n बाई एम, इन ग्राम में हो जाएगा तो 1000 का गुणा हो जाएगा। ये क्या हो गया, ये मोललता हो गया। क्या हो गया, मोललता हो गया। ठीक है, तो आई होप ये बात आपको क्लियर हो गया। सिलेबस के हिसाब से, एनसीईआरटी के हिसाब से आपको पढ़ा रहे हैं, फालतू चीजें नहीं पढ़ाई जा रही हैं। ठीक है, जो सिलेबस में आपको डायरेक्ट आपके एग्जाम में आए, जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में आए। ठीक है, तो इतना हो गया। चलिए अब आते हैं वाष्प दाब पर, वाष्प दाब पर। ठीक है, वाष्प दाब पर क्या होता है, वाष्प दाब, वेपर प्रेशर क्या होता है, इसके बाद राउल्ट का नियम पढ़ेंगे, राउल्ट का नियम पढ़ेंगे, इसके बाद जो है वेपर प्रेशर हो जाएगा, राउल्ट का नियम हो जाएगा। क्या होता है वाष्प दाब, क्या होता है वाष्प दाब, जरा समझ लेते हैं वाष्प दाब के बारे में। ठीक है, वाष्प दाब के बारे में समझ लेते हैं कि वाष्प दाब क्या होता है। उससे पहले इसको सेट कर देते हैं। हाँ सेट है। ठीक है, क्या होता है वाष्प दाब, वाष्प दाब के बारे में अगर बताया जाए तो जो वाष्प दाब है ना, ये कहा जाएगा कि स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर, किस पर, स्थिर ताप पर, ताप पर है ना, स्थिर ताप पर द्रव की सतह पर, द्रव की सतह पर, सतह पर वाष्प के द्वारा लगाया गया दाब, वाष्प के द्वारा, वाष्प के द्वारा लगाया गया दाब, क्या भैया, लगाया गया दाब क्या कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है। क्या कहलाता है, वेपर प्रेशर कहलाता है। क्या कहलाता है, वेपर प्रेशर। बोलो भाई क्या कहलाता है, वेपर प्रेशर कहलाता है, वेपर प्रेशर कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है। स्थिर ताप पर द्रव की सतह पर वाष्प के द्वारा लगाया गया दाब क्या कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है। क्या कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है। ठीक है, वाष्प दाब क्लियर है, वाष्प दाब क्लियर है कि नहीं क्लियर है।
अब वाष्प दाब हमें क्लियर है, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे राउल्ट का नियम, है ना। क्या पढ़ेंगे? राउल्ट का नियम पढ़ेंगे। चलिए, राउल्ट का नियम के लिए अलग से पेज ले लेते हैं, ठीक है, अलग से पेज ले लेते हैं, थीम बदल देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। राउल्ट का नियम क्या है? चलिए, राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम क्या है? राउल्ट का नियम, ठीक है, राउल्ट का नियम क्या है? राउल्ट का नियम क्या है? ठीक है, राउल्ट का नियम पढ़ेंगे, फिर आदर्श अनादर्श विलयन पढ़ेंगे, फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, हमारा चैप्टर वहीं पे खत्म हो जाएगा। वन हाफ फैक्टर पढ़ेंगे। अब या तो फिर कहिए तो यहीं पे इसको खत्म कर दें अभी, और दूसरा लेक्चर इसका ले लेंगे, ठीक है, ज्यादा हो जाए तो दूसरा लेक्चर ले सकते हैं। राउल्ट के नियम से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लेंगे, वहां से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद वन हाफ का फैक्टर पढ़ने के बाद इसके जितने भी सवाल ना, एक सवाल एक ही वीडियो में, दो वीडियो में खत्म कर देंगे, ठीक है। तो रहने देते हैं, यहीं तक रहने देते हैं इसको, राउल्ट का नियम, क्योंकि यहाँ से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें शुरू हो जाती हैं, तो थक भी गए हम थोड़ा सा, तो राउल्ट का नियम यहाँ से पढ़ेंगे। इसके बाद ऐसे ही, है ना, आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन कितना बढ़िया चार्ट बना के लेकर आए हैं, देख रहे हैं आप लोग, है ना। नेक्स्ट वीडियो आप कमेंट करेंगे तभी चलेगा। ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, रिवर्स ऑस्मोसिस, देख रहे हैं आप लोग कितना भयानक तरीके से तैयार करके आया गया है। वन हाफ का फैक्टर जो है, अब नॉर्मल प्रॉपर्टी, ऐसे ही जो है ये सब संयोजन वियोजन कैसे निकालेंगे सब कुछ सिखा देंगे। लेकिन नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कि सर नेक्स्ट लेक्चर, एक बार जरूर लिखिएगा, तभी मुझे पता चलेगा ना कि आप लोग कितने सीरियस अपने पढ़ाई को लेकर। नेक्स्ट लेक्चर एक बार जरूर लिखिएगा कमेंट में, फिर मैं राउल्ट के नियम से सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा। लेक्चर नंबर 2 में वन शॉट उसका भी रहेगा, लेकिन उसमें सवाल भी रहेंगे, उसमें सवाल भी रहेंगे, इतना ही नहीं रहेगा, इसमें मैं सवाल भी ऐड कर दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच इतना टाइम देने के लिए। जितने भी बच्चे देख रहे हैं वीडियो को, मेरा तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग आगे बढ़िए, एक बार कमेंट में जरूर लिखिएगा कि नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है, ताकि मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।